तो भाई सबसे पहले हम लोग डिविडेंड की ओर बात करते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट्स क्या होती है। उसमें क्या होता है कि जो डिविडेंड्स होती है वो अनाउंसमेंट होता है कि इससे पहले जो लोग डिविडेंड्स को बाई किए हैं उसको डिविडेंड्स मिलेगा, बट इसके बाद जो लोग डिविडेंड्स को बाई किए हैं उनको डिविडेंड्स नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो सारे इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग इसके बाद जब डिविडेंड्स अरे भूतनी के क्या भूतनी के फेंक दूंगा छत से। तो देख सकते हो गाइस, जिसको दो का पाड़ा भी नहीं आता और क्या ही बताएं। ये है आज की युद्ध, माई नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दिस इज़ माई वाईफाई एंड अरे डोंट टच दिस माई वाईफाई राउटर्स एंड तो इसके ऊपर बात करते हैं भाई डिविडेंड्स के ऊपर। तो सबसे पहले वही इसी को मैंने टच किया था एंड माय कम्युनिकेशन इसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एकदम ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है बोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई, इसमें बात करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिविडेंड्स होता है तो इसके बाद जो लोग बाई करते हैं उसको डिविडेंड्स नहीं मिलते एंड इसमें ये भी देखा जाता है कि स्टॉक की प्राइस गिर जाती है। इसका जो मेन रीज़न कहा जाता है, एग्जांपल के तौर पे अगर पर शेयर अगर 20 पे चल रहा है, मतलब 200 चल रहा है, तो उसका जो प्राइस है वो गिर जाता है स्टॉक की प्राइस। तो एक्स डेट डिविडेंड पे ये घटना होता है और मतलब एक्स डेट डिविडेंड पे ही क्योंकि इसके बाद ही डिविडेंड्स आता है। तो इसके आने के बाद फिर डिविडेंड्स की प्राइस घट जाती है। जैसे कि 200 है तो 20 रुपये वो मतलब जितने अगर डिविडेंड्स आया, अगर 20 रुपये पर शेयर पर डिविडेंड्स मिल रहा है तो उतना ही शेयर की प्राइस पर डिविडेंड घट जाती है। अगर डिविडेंड्स 20 आया और शेयर की प्राइस 200 चल रही है तो अगर उसमें 20 घटा दिया तो 180 हो जाएगा, तो 180 हो जाता है इस शेयर की प्राइस। इसका जो 3 रीज़न देखा गया है उसमें सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूं तो सबसे पहले रीज़न ये देखा गया है कि जो मतलब अब मार्केट कैपिटलाइजेशन वो कंपनी की कम हो जाती है, उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जो आधी डिविडेंड्स है वो शेयर्स नहीं बांट दिया, जिस कारण से शेयर की प्राइस इम्पैक्ट देखने को मिलता है। शेयर की प्राइस गिर सकता है और या फिर बढ़ भी सकता है शेयर की प्राइस, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आने से ऐसा भी हो सकता है ये केस में। एंड सेकंड ये देखा गया कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड्स से पहले बाई कर लेते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। जब उसको प्रॉफिट्स मिल जाता है, डिविडेंड्स मिल जाता है, तो फिर वो लोग सेल करके उससे प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। और इसमें तीसरा भी फैक्टर देखा जाता है कि कुछ न्यूज़ वगैरह आ गया तो इस केस में अगर वो शेयर प्राइस गिर भी गई है तो फिर ये जल्दी से रिकवर कर लेगा सेंटीमेंट देखकर इन्वेस्टरों का। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, स्टॉक मार्केट क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं। पहले डिविडेंड अनाउंसमेंट, ये भी डिविडेंड्स को मतलब ये तो फर्स्ट स्टेज होता है, क्योंकि इसमें अगर डिविडेंड्स कुछ अनाउंसमेंट किया कि भाई डिविडेंड्स मिल रहा है तो फिर इस केस में जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भाई डिविडेंड्स मिल रहा है, मतलब डिविडेंड्स मिलने वाले मीन्स कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो वो डिविडेंड्स दे रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है। एंड दूसरा स्टेप एक्स डिविडेंड डेट, ये दूसरा स्टेप है जो कि, और फिर थर्ड स्टेप आता है जो इम्पैक्ट करता है शेयर की प्राइस को, वो है पेमेंट डेट। पेमेंट डेट क्यों इम्पैक्ट करती है शेयर की प्राइस को, तो इसकी ओर बात करते हैं कि गुड फील मतलब जो शेयर मतलब जिन लोगों को पेमेंट मिल जाती है डिविडेंड्स की। अब डिविडेंड्स में भी टाइप्स होता है, जिसको केस अगर मिल गया तो उस केस में क्या होता है कि डिविडेंड्स अच्छे फील करते हैं, और इन्वेस्टर लोग जब अच्छे फील करते हैं तो इस केस में ये भी होता है कि अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब स्टॉक तो फिर जब लोग इसको डिविडेंड्स मिलते हैं, अब ऐसा होगा कि जिन लोगों को डिविडेंड इस बार नहीं मिला है, इस बार अगर डिविडेंड्स नहीं मिला है तो नेक्स्ट टाइम तो उसको डिविडेंड्स मिलेगा ना। तो अगर उसको पेमेंट्स भी मिल जाते हैं, कैश भी मिल जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट से टाइम में जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को डिविडेंड्स मिल जाती है, पेमेंट्स मिल जाती है, तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करूँगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो अदर्स इन्वेस्टर होंगे वो लोग भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसकी ओर। मतलब अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक ही बार कंपनी डिविडेंड दे रहा है, और भी सारे कंपनी दे रहा है, तो इस केस में भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकती है, स्टॉक मार्केट ग्रो हो सकती है, ऊपर हो सकती है। तो यही रीज़न है जिससे जो स्टॉक मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा डिविडेंड्स, और वही लंच के टाइम पे जो स्टेप होता है जो मैंने बताया, इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये तो इम्पैक्ट्स हो गया।
एंड तीसरी मतलब पहले ही क्वेश्चन में ये है कि मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन में ये था कि पहले तो व्हाट इज़ डिविडेंड्स, एंड इसके बाद इसमें ये किया कि पर मतलब कि भाई इन्वेस्टर है वो लोग क्यों भाई, मतलब अगर जो इन्वेस्टर है उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा डिविडेंड्स, तो क्या परवाह करते हैं, क्यों परवाह करते हैं डिविडेंड्स की, तो इसके ऊपर है। तो डिविडेंड्स की परवाह इसलिए करते हैं, मारूंगा मैं मारूंगा। तो पहला पैसिव इनकम क्यों डिविडेंड्स करता है, जैसे कि भाई मैं खुद ही हूँगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो इस केस में भाई मेरे को तो पैसिव इनकम चाहिए ना, तो फिर मैं डिविडेंड्स की नीड रखूँगा कि क्योंकि डिविडेंड्स से तो मेरे को पैसे मिलेंगे, तो फिर मैं नीड रखूँगा कि भाई हाँ, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव इनकम के लिए, कि जो लोग रिटायरमेंट्स हैं या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग की नीड होती है पैसिव इनकम के लिए। तो इस कारण से उसके लिए डिविडेंड्स काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग इसकी परवाह करते हैं। एंड सेकेंड इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, अब ये जो मतलब इंडिकेटर की तरह मतलब काम करती है, फाइनेंशियल हेल्थ बताती है। अब जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड्स दे रही है तो उससे हम ये पता चलता है कि वो जो कंपनी है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, हमें इसका पता चलता है। अगर कोई कंपनी जो है वो डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस केस में उसकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टर है उनको उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, कि उसको लगेगा कि अगर वो डिविडेंड्स दे रहा है अच्छा से तो डिमांड में है वो मतलब वो कंपनी की डिमांड ज़्यादा होगी और वो उसकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर मतलब इसमें मैं ट्रांजेक्शन को बताने वाला था ना भाई, कि अगर हेल्थ फ्लो कैश फ्लो अच्छा है, मतलब ये कि अगर कंपनीज काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड्स दे रही है, अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब वही कि डिविडेंड दे रही है तो उसकी केस तो लोगों को लगा कि अगर फाइनेंशियली वो मैंने फाइनेंशियली हेल्प पता था जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है उसकी वो अच्छा है, मतलब वो कंपनी अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में उसका कैश फ्लो भी ज़्यादा होता है और इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उनको भी पैसा मिलता है। स्टॉक प्राइस पे भाई इतना होगा, इसके बारे में और भी बता सकता था बट मैं बता सकता हूँ, लेकिन रिसर्च करने के पहले तो मेरे को क्लियर था बट अभी मैं भूल रहा हूँ, तो इसको मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये कि डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो उस टाइम इन्वेस्टर उस टाइम ना उस स्टॉक की उस डिविडेंड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। री इन्वेस्ट, और काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो री इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को मतलब अगर री इन्वेस्ट करते हैं, इससे स्टॉक मतलब कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करती है, उससे इन्वेस्टर को और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिविडेंड यील्ड, अब डिविडेंड यील्ड स्टॉक में क्या है कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक वो जो कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन है कि मतलब रिटर्न्स कितना दे रहा है, डिविडेंड्स की भी रिटर्न्स होते हैं कि वो कंपनी कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है जो कि मतलब पर शेयर उसकी प्राइस 1000 है और वो डिविडेंड कितना दे रहा है, 10 डिविडेंड दे रहा है, मतलब पर शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड दे रहा है, मतलब उसका भी एक डिविडेंड यील्ड फार्मूला होता है, उससे पता चलता है कि कितना प्रतिशत डिविडेंड्स दे रहा है वो कंपनी। तो अगर वही मैंने पहले बताया कि अगर पर शेयर मतलब 1000 है उसकी शेयर की प्राइस और वो 10 रुपये हर पर शेयर पे डिविडेंड्स दे रहा है, मतलब उसकी प्रतिशत अगर निकालेंगे वो फार्मूले से तो 1% होगा। तो और वहीं दूसरी ओर दूसरी कंपनी जो कि डिविडेंड्स दे रहा है पर शेयर, मतलब 100 रुपये के पर शेयर उसकी प्राइस है और उस पर वो 10 रुपये दे रहा है, तो अगर फार्मूला से निकालेंगे तो वो 10% रिटर्न्स होगा। तो अब दोनों में कंपेयर करें तो दूसरी जो मैंने बात किया अभी, तो वो 10% रिटर्न दे रहा है और पहला जो कि 1000 है वो 1% रिटर्न दे रहा है, तो दोनों में कंपेरिजन है। तो अगर वो ऊपर का 1% दे रहा है तो मतलब उसका डिविडेंड यील्ड लो है, और जो ये 10% रिटर्न मतलब 10% रिटर्न दे रहा है उसका डिविडेंड यील्ड स्टॉक मतलब हाई है। तो इससे भी मतलब लोग परवाह करते हैं कि जो ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है डिविडेंड्स, तो उस पर लोग ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा मतलब फ़ायदा उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए वो उसमें मतलब करते हैं ये। तो ये तो हो गया पहला का ही, तो मैंने अब दूसरी को बात की कि नहीं।
और तीसरी डिविडेंड कैपिटल स्ट्रक्चर। डिविडेंड कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जो कि मैंने पहले भी बात किया था कि जो इन्वेस्टर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी होती है कि वो लोग डिविडेंड से पहले बाई कर लेते हैं या मतलब डेट्स आने से पहले, और जब डिविडेंड्स मिल जाते हैं तो सेल कर देते हैं, उससे भी प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। तो ये भी मेरा रीज़न है परवाह करने की कि भाई उससे तो प्रॉफिट्स हो रहा है, तो फिर वो लोग फिर यही करते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में कि स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट है, जो कि हमने इसको ऑलरेडी कर चुका है। फिर भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये डिविडेंड्स वाला टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वॉट एवर। एंड उसके बाद है कि मतलब डिपेंड्स क्या करता है कि कोई कंपनी डिविडेंड्स देगा या फिर नहीं। तो वही प्रॉफिट्स की कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स में तो वो डिविडेंड्स देगा, नहीं है तो वो नहीं देने वाला। कंपनी ग्रोथ प्लान की कंपनी अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, कंपनी ग्रो करना चाहती है, तो जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो री इन्वेस्ट करेंगे अपने जो कंपनी से उस पर। और अगर कंपनी स्लो है, कंपनी स्लो होने का मतलब ये कि कंपनी भाई कंपनी मीन्स कि वो प्रॉफिट्स मतलब वो और भी ज़्यादा ग्रो होना नहीं चाहती, वो बूढ़ा हो गई वो कंपनी और उसका हाई पोटेंशियल पे चल गया। अब ऐसा नहीं है कि वो स्लो हो गया मीन्स कि वो प्रॉफिट्स नहीं कमाती है, अब वो कंपनी अच्छा बिजनेस कमाती है, बट वो अब नया प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, वो और भी ज़्यादा ग्रो नहीं चाहता। तो इस केस में वो फिर री इन्वेस्ट नहीं कर देगा अपनी कंपनी पे, वो फिर दूसरी ऑप्शन पे काम करेगा, वो है डिविडेंड्स देने पे। तो जिससे अगर वो डिविडेंड्स देगा तो मतलब उसे प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, अब वो डिविडेंड्स देगा, इससे कि जो इन्वेस्टर है उसको मतलब ट्रस्ट होगा उस कंपनी पे और स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो वो फिर दूसरे ऑप्शंस पे काम करता है। तो यही है। और फिर अगर इसकी तीसरा ये बात किया जाए कि कैश फ्लो पे, अगर कोई कंपनी, अब इसमें भी दो ऑप्शन है, अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, उसके पास लोन भी कम है, तो उसका कैश फ्लो भी ज़्यादा है, तो उस केस में वो शेयर होल्डर को मतलब देगा भाई पैसा, मतलब जो डिविडेंड्स देगा। एंड दूसरी सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोन में है, मतलब लोन में है, तो फिर वो कहाँ से डिविडेंड्स देगा भाई। अगर वो लोन पे है तो डिविडेंड्स नहीं देने वाला, वो लोन्स पे है तो नहीं देगा वो डिविडेंड्स। तो इसमें मतलब उसके पास कैश फ्लो है फिर नहीं, वो भी एक डिपेंड्स है। गुड केस जैसे कि डिविडेंड्स देगी, अगर बैड है कि उसके पास प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स कंपनी प्रॉफिट तो किया बट लोन, अगर मतलब कंपनी ऐसा है कि वो भी ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो उसके पास भी है। दूसरी ऑप्शन में बात किया कि जैसे वोडाफोन आइडिया वो 50 मतलब 500 करोड़ उसने कमाए, बट क्या हुआ, इसका लोन भी उतना ज़्यादा था कि 4000 लोन था, तो 4000 लोन या फिर 4500 लोन था, तो भाई इतना लोन था, तो जब प्रॉफिट्स आए तो वो कैश उसको मतलब वो लोन चुकाने में लग गया, तो उस केस में फिर वो डिविडेंड्स नहीं देगा। तो ये भी फैक्टर्स है। उसके बाद शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है कि भाई कोई शेयर होल्डर्स वो लोग अगर डिविडेंड चाहते हैं तो देगा, अगर नहीं चाहते, अगर डिविडेंड्स वो शेयर होल्डर्स ही कहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, री इन्वेस्ट करो, तो उस केस में नहीं चाहते। और किसी किसी इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को अगर वो डिविडेंड्स की नीड है, उसका घर वही चल रहे हैं, तो उसको डिविडेंड्स देंगे शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट और सेबी के रूल्स, इसमें भी काफ़ी सारी जो कंपनी इंडस्ट्री हैं कि उनको ना पहले तो डिविडेंड देने से पहले सेबी से मतलब पूछना पड़ता है, इंटरेस्ट मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि आप मतलब डिविडेंड्स देने से पहले। तो इस केस में वो जो कंपनीज होते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा हाई में मतलब टैक्स लेती है, टैक्सेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है, जिससे डिविडेंड्स कम दे पाते हैं। तो वो भी फैक्टर्स है कि अब उसके ऊपर रहता है, वो नहीं भी दें क्योंकि कम डिविडेंड्स बचता है, तो वो देंगे भी और नहीं भी देंगे। और फिर छठवां की बात किया जाए कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर जो कंपनी है वो चाहता है कि फ्यूचर्स में हमें कुछ री इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इस केस में भी है कि जो कंपनी है वो डिविडेंड्स नहीं भी देगी, और अगर वो नहीं करना चाहती तो भाई डिविडेंड्स देगी। उसके बाद एज ऑफ द कंपनी, मतलब एज ऑफ द कंपनी मीन्स कि अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स का मतलब कंपनी जैसे कि फ़र्क होता है भाई कि 2-3 साल हुआ है वो कंपनी, और जो 15-20 साल हुआ है वो कंपनी, 15-20 साल है जो हुआ है वो कंपनी अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जो 1-2 महीने मतलब 1-2 साल है वो कंपनी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा उसके मुकाबले। तो इस केस में क्या होता है कि जो ज़्यादा स्टेबल है वो डिविडेंड्स देगा, लेकिन जो 1-2 साल है और अभी ग्रो हुआ है तो वो कंपनी देगा या फिर नहीं भी दे सकता है। तो ये जो एज डिफरेंस है वो भी मैटर करता है।
और फिर नेचर ऑफ मतलब नेचर ऑफ बिजनेस। अब कुछ कुछ कंपनी होते हैं तो जो एवरी ईयर एवरी मंथ मतलब वो अच्छा प्रॉफिट्स मतलब स्टेबल प्रॉफिट्स कमाते हैं, वो ज़्यादा कभी ज़्यादा भी नहीं कमाते और ज़्यादा कम भी नहीं कमाते, तो उसके लिए डिविडेंड्स देना तो ठीक है। बट जो कंपनीज ऐसा है कि कभी कुछ मंथ में कुछ ईयर्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं लेकिन कुछ ईयर्स में वो प्रॉफिट्स कमाते ही नहीं, तो उसके लिए डिविडेंड्स मतलब उसके लिए डिविडेंड्स देना मतलब कंसिस्टेंसी डिविडेंड्स देना नहीं दे पाते वो लोग। तो ये भी मैटर करता है कि जो देगा वो मतलब जो स्टेबल है वो दे पाएगा, लेकिन जो नहीं है वो कैसे दे पाएगा भाई। उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ डेप्थ। अब रीपेमेंट ऑफ डेप्थ में भी ये है कि कुछ कंपनियाँ है रीपेमेंट ऑफ डेप्थ में भी ऐसा है कि कुछ कंपनी है जो कि उसका लोन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके पास अब डिविडेंड ज़्यादा ऑप्शन है डिविडेंड देने का, और जो लोन कम है तो मतलब डिविडेंड मतलब लोन ज़्यादा है तो वो डिविडेंड्स कम देगा, और जिसका लोन्स कम है तो वो डिविडेंड ज़्यादा देगा। तो ये भी एक फैक्टर्स है, यही फैक्टर्स है। और अगर टाइप्स से जो कि मतलब पॉलिसी है ना इस टाइप, उसकी अगर बात किया जाए तो स्किप डिविडेंड्स की, डिविडेंड स्किप करेगा कुछ टाइम बाद देगा डिविडेंड उसको। ऑब्जेक्टिव डिविडेंड जिसमें एसेट और स्टॉक को मतलब कैश और स्टॉक को मिलाकर वो डिविडेंड मतलब हाँ वही देगा। उसके बाद बॉन्ड डिविडेंड्स की जिस डेट्स पे वो किया था कि भाई इस टाइम पे दूंगा इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को, फिर नहीं दे पाए तो फिर नेक्स्ट वो लोग एग्रीमेंट करते हैं कि इस डेट पे आपको शेयर होल्डर्स मिल जाएगा, तो ये है बॉन्ड डिविडेंड। उसके बाद रिज्यूल्डर डिविडेंड, इसमें भी ये है कि अगर कंपनीज पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको डिविडेंड देगा। फिर आता है नो डिविडेंड्स की भाई डिविडेंड्स नहीं देंगे हम लोग, तो उस केस में भी इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस रखते हैं। इसमें भी दो टाइप्स है कि पहला टाइप्स की वो कंपनी क्या रहेगी कि वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर रही है, तो उसमें इन्वेस्टर को दिखता है कि भैया कंपनी ग्रोथ करे तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। एंड सेकंड की अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, अगर वो फिर भी वो डिविडेंड्स नहीं दे रहा, तो उस केस में ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो कंपनी की स्टॉक प्राइस गिर सकता है, या फिर उसमें जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल सारा जो मैंने पढ़ा है पूरा ऑल ऑफ द ज्ञान मैंने पूरा बता दिया। बाय, टेक केयर।